जय बाबा की। सर्वप्रथम मैं अपने सदगुरु भगवान जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। करोड़ी सरकार की जय हो, साचे दरबार की जय हो, बाबा जी की जय हो, गुरु माता जी की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, शक्ति स्वरूपा मैया कामाख्या की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो, छोटी गुरु माता की जय हो। हर हर महादेव। आप समस्त गुरु भाई बहनों को, करोड़ी दरबार करोड़ी सरकार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन प्रणाम करता हूँ। जय बाबा की। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बाबा जी की कृपा के तले आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से आप सबों की सेवा में हाजिर होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं बाबा जी को धन्यवाद देता हूँ। अनमोल अनुभव सीरीज की इस 14वीं कड़ी में मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह घटना 11 दिसंबर सन 2021 की है। 11 दिसंबर सन 2021, यूँ ही 11 दिसंबर पूरे विश्व के लिए एक ऐसी तारीख है जहाँ उस तारीख को लोग सुनकर याद करके उनकी रूहें कांप जाती है। मेरे जीवन में भी 11 दिसंबर एक महत्वपूर्ण तारीख इसलिए बन गया। सन 2021 का रात को लगभग 11 के आसपास का समय होने ही वाला था। मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहा था, मोबाइल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। इसी बीच एक धमाके की आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि गृह निर्माण कार्य जब भी हमारे घर में चल रहा है तो घर के बहुत सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। हो सकता है चूहे और बिल्ली का खेल कहीं चल रहा हो तो उसी में कोई सामान लुढ़क कर नीचे कहीं गिर गया हो। तत्काल अगले ही 3-4 सेकंड के बाद फिर दूसरी धमाकी होती है, फिर दूसरी आवाज़ आती है, फिर दूसरा धमाका होता है। फिर मेरा दिमाग बिल्ली पर ना जा करके जाता है कहीं हाई वोल्टेज तो नहीं हो गया कि बल्ब सब लगातार ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। फिर तत्क्षण यह बात दिमाग में आती है कि नहीं, ये तो स्टेबलाइजर 5 kV का लगा है हमारे इधर, तो ऐसी भी स्थिति नहीं होगी। तभी फिर तीसरी आवाज़ आती है, तीसरा धमाका होता है। इस बार मेरा दिमाग बाहर सड़क की तरफ जाता है कि बाहर कार खड़ी है, कहीं किसी असामाजिक तत्वों ने उस पर पत्थर तो नहीं चला दिया, ग्लास तो नहीं तोड़ दिया। इस 3 आवाज़ को सुनकर हम लंगड़ाते हुए अपने कमरे के अंदर वाले गेट की तरफ बढ़े। जब तक हम गेट से बाहर निकले तब तक चौथी आवाज़ भी आ गई थी, लेकिन तभी एक कोहराम सा सुनाई दिया। हमारे बगल वाले कमरे में हमारा छोटा लड़का और हमारी धर्मपत्नी उसी कमरे में थी। उसके बगल वाले कमरे में मेरा बड़ा बेटा था, उसके बगल वाले कमरे में मेरी भाभी थी। सब लोग चिल्लाने लगे कि पप्पा बाहर गोली चल रही है, गोली चल रही है। तो मैंने कहा कि भाई ये कहाँ से गोली चलेगी भाई, कोई दिवाली वगैरह के बाद वाला समय है तो बहुत सारे लोगों को गांव के अंदर बहुत सारी बम फटाके सब बचे रहते हैं, किसी ने छोड़ दिया होगा, चला दिया होगा। वैसे भी हमारे इधर इस बार जो दीपावली के अवसर पर पंजाब हरियाणा से आने वाले लोग थे तो कोई इतना बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट लाए थे जिसमें ऐसे करके वो मारते थे, तो ऐसी आवाज़ धमाके की निकलती थी जैसे लगता था कि वास्तव में कहीं गोली की ही आवाज़ चल रही हो। तो मेरा ध्यान उस तरफ गया कि भाई बैजनाथ जो हमारे बगल में है वो कहीं लाया था उसी के भाई ने, वही कुछ बचा होगा, छोड़ छाड़ रहा होगा। लेकिन तब तक हमारे बड़े बच्चों ने कहा कि नहीं ये बारूद की आवाज़, बारूद की सुगंध आ रही है। मैंने भी महसूस किया कि बारूद की सुगंध तो है वास्तव में। फिर भी मैंने उनसे कहा कि वो जो लाया है ऐसे भला एक फटाका कोई इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी बारूद रख कर के ही धमाका किया जाता है। मैं मानने को तैयार नहीं था कि गोली चली है, भला मुझ पर गोली क्यों चलाएगा। मैं निश्चिंत था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बाहर निकलकर छत पर जाकर हम सबों ने देखने का प्रयास किया और फिर मैं सारे बच्चों को और घर के तमाम सदस्यों को कह दिया कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप सब लोग जा कर के आराम करिए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, हम बाबा जी के शिष्य हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं अपने कमरे में फिर से आ गया और फिर आराम से कुछ मोबाइल को इधर उधर देखता हुआ और फिर ऐसी नींद सोया कि एक बार सुबह में ही जाकर मेरी नींद खुली। मुझे लगता है कि काफ़ी समय के बाद मुझे इतनी गहरी निद्रा आई होगी। अब मैंने कहा कि मैं लंगड़ा करके बाहर निकला। दरअसल सड़क के किनारे जो मेरा एक कमरा है, उसके बाद जो सेकंड कमरा है उसमें मेरा बेडरूम है, मैं वहाँ सोता हूँ। 10 तारीख को हुआ क्या था कि मेरे पाँव में
एक बड़ी ही लंबी गहरी सी कील चुभ गई, जिसके कारण मैं बहुत ही पीड़ा में था। मेरा पाँव सूज के बहुत मोटा हो गया था, बहुत दर्द था उसमें, और मैं किसी तरह चल फिर लेता था। जब 3 आवाज़ जो हुआ था, लगभग 8 से 10 सेकंड का वो समय रहा होगा। उस समय में मैं अपने आप को कैसे कैसे संभाल कर लंगड़ाता हुआ घर के कमरे के अंदर वाले गेट की तरफ गया। बाहर वाला जो पहला कमरा है, जिससे सड़क लगी हुई है, जिस खिड़की से गोली चली थी, मेरी बहुत ही पुरानी आदत है कि जब भी कोई आवाज़ या सुना या कुछ भी इस तरह की बात लगे कि मुझे देखना चाहिए सड़क की ओर कि कौन व्यक्ति है, तो मैं अपने कमरे से निकलकर उसी नंबर 1 वाले कमरे में आता हूँ, जिसमें मेरी ऑफिस भी है, और उसी खिड़की को खोलकर बाहर झांकता हूँ कि बाहर में कोई व्यक्ति है या क्या स्थिति है बाहर की। लेकिन चूंकि मेरे पाँव में वह कील चुभी हुई थी, दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था, बहुत सारी तकलीफ़ हो रही थी उसमें, तो मैं वहाँ एक गेट भी लगा है दोनों कमरों के बीच में, 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में। तो गेट खोलने से ज़्यादा उचित मैं समझा कि बाहर वाले खिड़की की तरफ न जा कर के अंदर वाले भाग में ही जाया जाए, अंदर वाले गेट की तरफ ही बढ़ा जाए। और अपने बच्चों को मैंने कहा था, जो बगल वाले कमरे में था, कि देखो तो भाई आवाज़ कैसी ये आ रही है। तब तक तो ये सारा मामला उजागर हो ही गया था। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वास्तव में वह कांटा, वह कील बहुत बड़ा सा मेरे पाँव में नहीं चुभा होता, तो मैं अपनी आदत के मुताबिक सेकंड भी नहीं लगता है, और कोई भी आवाज़ आती है तो 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर मैं उसी खिड़की पर होता, जिस खिड़की के माध्यम से 4 राउंड गोलियां चलाई गई। वह गोली खिड़की को चीरते हुए दीवार में आ लगी। उस दीवार में, जिस दीवार में मैं सोया हुआ था, वहाँ से मेरी बेड लगी है। मेरे बगल में ही एक लाइब्रेरी है, और वहीं पर मैं बाबा जी की मूर्ति लगाया हुआ हूँ अपनी, और वहीं पर मैं मेरा व्यक्तिगत जो भी शिवलिंग बाबा जी के द्वारा दरबार से जो भी हमें मिला है, हम वहीं पर अपने कमरे कक्ष में ही इन दोनों चीज़ों को स्थापित वर्तमान समय तक किए हुए हैं। वह गोली बाबा जी के नीचे ही रह गई, दीवार के बाहर ही रह गई। अगर वह कांटा, वह कील मुझे न चुभा होता, तो मैं बाहर की तरफ ही जाता और खिड़की को खोलता, और जो लेंथ था, लंबाई ऊंचाई थी गोली की, वो लगभग यहाँ इस रेंज तक आया था। कहीं ना कहीं मेरी छाती या पेट में उन चारों में से कोई 1 गोली या 2 गोली लग सकती थी। लेकिन बाबा जी ने वह 1 दिन पहले जो कांटा, वह कील जो मेरे पाँव में चुभो दिया, उस समय कल होकर के यह बात समझ में आई कि अगर वह कील चुभा हुआ न होता, तो शायद मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यह चुनाव उपरांत की बात है। चुनाव के समय, इससे पहली कड़ी में हमने कहा था कि हमने किसी दूसरे डीएनए का संकल्प ले लिया था, और उस संकल्प का परिणाम भी हमने उसमें बताया था। आप पुनः से उस वीडियो को देख सकते हैं, अनमोल अनुभव भाग 13 में। और जो कचरा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करते करते रुक गया, क्योंकि मैंने संकल्प आधा अधूरा किया, लेकिन आधे में ही छोड़ दिया। लेकिन जितनी भी गंदगी आनी थी वो तो आ चुकी थी। बाद में मैंने उसका परिमार्जन करने का, पश्चाताप करने का, बाबा जी से क्षमा याचना करते हुए प्रयास किया। जो निकल पाया सो निकल पाया, जो शेष बचा उसी की कड़ी यह अनमोल अनुभव 14 का यह भाग बना है, और वह घटना उसी प्रकरण के अंतर्गत हुआ, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। एक कहानी आप सबों ने सुनी होगी कि एक राजा था। तलवारबाजी के अभ्यास के दौरान उसके पांव के अंगूठे में चोट लगती है, और वह अपने मंत्री से बोलता है, जो उसका परम मित्र भी था, कि देखो मेरे पांव के अंगूठे में चोट लग गई है। तो मंत्री जी से बोलते हैं कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात राजा को पसंद नहीं आती, और मंत्री को डांटता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पाँव में चोट लग गई है, मेरे अंगूठे फ्रैक्चर हो गए हैं, और तुम बोलते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री महोदय अपनी बात को पूर्ण तत्परता के साथ जोड़ देकर बोलते हैं कि हाँ महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और अपने सैनिकों से कहता है कि इसे बंदी गृह में डाल दो, यह पागल हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मंत्री फिर बोलता है कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ी ताज्जुब लगती है बात कि इसका दिमाग कैसे मिस कर गया, इसे मैं जेल में डाल रहा हूँ, फिर भी ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा कि 3 दिनों का समय है, अपनी इस बात को खूब चिंतन मनन मंथन करना। यह बात
जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है, अगर यह तुम सिद्ध नहीं कर सके तो 3 दिनों के बाद तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री चुपचाप रहता है। राजा के सैनिक उसे लेकर कैद खाने में चले जाते हैं। कल होकर राजा अपने कुछ चंद सैनिकों के साथ आखेट के लिए निकलता है, शिकार के लिए जंगल की तरफ निकलता है। और जंगल की तरफ जब वह निकलता है तो एक हरिण पर उसकी नज़र पड़ती है और वह उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देता है। मंत्री हमेशा उस राजा के साथ ही रहता था, क्योंकि वह मंत्री भी था और साथ ही राजा का परम मित्र भी था, तो हमेशा राजा का विश्वासी भी था, तो हमेशा राजा उसके बगैर अपने आप को अधूरा समझते थे, इसलिए हर कार्य में उसे अपने साथ रखने की कोशिश करते थे और रखते भी थे। लेकिन मंत्री आज जेल में था, कैद खाने में था, राजा के साथ नहीं था। राजा अकेला ही उस हरिण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता है, सैनिक भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। हिरण इतनी तेज गति से आगे भागता है, इतनी तेज गति से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता चला जाता है। राजा भी उसका आखेट करने के लिए उसके पीछे दौड़ता भागता चला जाता है और जाते जाते बीच जंगल में जाके वह वहाँ पर अपने आप को अकेला पाता है, क्योंकि वहाँ तब तक उसके सैनिक बहुत पीछे छूट चुके थे और वह हिरण का पीछा करते करते इतना बेसुध हो गया था कि हिरण भी कहाँ न जाने उस घने जंगलों में खो जाता है और वह उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। इतनी लंबी दौड़ान थकान हो गई उसे। वो घोड़ा से उतरता है और क्या करता है, पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगता है। एक दिशा की तरफ बढ़ता है, किसी दिशा की ओर। कुछ ही कदम वह आगे बढ़ता है कि आदिवासी लोगों की एक टुकड़ी उसे मिलती है और उन आदिवासियों के द्वारा वह राजा बंधक बना लिया जाता है। आप सबों ने इस कहानी को पहले भी सुना होगा, बचपन में भी मैंने इस कहानी को कई बार सुना, लेकिन इसका प्रमाण अनुभव अब आके मुझे मिला है। इसलिए कहा जाता है कि सीखी गई कोई भी बात है, कोई भी कहानी है, कोई भी कथा है, सब में एक प्रेरणा होती है। आज भले ही हमारे और आपके समझ में कोई भी घटना न आती हो, किसी भी कथा का सार तत्व हम नहीं समझ पाते हो, लेकिन आने वाले किसी न किसी समय में वह जब घटित होती है और हमारी स्मृति में, हमारे स्मरण में वह कहानी, वह कथा प्रसंग रहता है, तो हमें तब जाके प्रूफ होता है कि नहीं, यह वास्तव में यह बात प्रमाणित थी जो संतों के द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कही गई है। आदिवासियों के द्वारा पकड़े जाने पर राजा को आदिवासी लोग अपने सरदार के पास ले जाते हैं। दरअसल वहाँ जंगल में आदिवासी लोगों के बीच एक खुशी का उत्सव था, माहौल था। एक ऐसा त्यौहार उन लोगों का चल रहा था, बनदेवी का, जिस बनदेवी के त्यौहार में परंपरा के मुताबिक किसी नर की बलि देनी जानी थी। उसी नर के खोज में, उसी मनुष्य के खोज में उनके सैनिक भटक रहे थे। इत्तेफाकन राजा उनके हाथ लग गया। सरदार बहुत खुश होता है राजा के डील डोल को देखकर, उसके स्वास्थ्य को देखकर, उसके कद काठी, उसके रूप, उसके लावण्य को देखकर, और कहता है कि बहुत शानदार तुम लोगों ने यह माता के लिए उपहार लाया है, बलि प्रदान के लिए। इसे अपनी कैद में रखो, इसे अपनी पकड़ में रखो। कल सुबह विधिवत जो नियम है उसके हिसाब से इसकी बलि प्रदान की जाएगी। सुबह का समय हुआ, राजा को खूब अच्छे से स्नान ध्यान कराकर अपने जो भी वहाँ की साज सज्जा है आदिवासी लोगों की, वह करके बलि प्रदान जहाँ होने वाली थी उस जगह पर उसे ले जाता है। वहाँ आदिवासियों के पंडित वहाँ खड़े थे। बलि के पूर्व अपने परंपरा के हिसाब से, अपने नियम के हिसाब से राजा के पूरे शरीर का वह निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के दरमियान उनकी नज़र उस जगह पर जाकर रुक जाती है, कहाँ, पाँव के अंगूठे में जहाँ चोट लगी थी कल ही, जिससे वह अपने मंत्री से राजा जब बोलता है तो मंत्री बोलता है कि जो होता है महाराज अच्छे के लिए होता है, और इस बात पर वह अभी भी कैद खाने में बंद है। आदिवासी पंडित की नज़र जब उसके पांव के उस जख्म पर पड़ती है तो वो कहता है अपने सरदार से कि सरदार, इसकी बलि प्रदान नहीं की जा सकती, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि नियम के हिसाब से माता को वही बलि प्रदान की जा सकती है जो पूर्ण रूप में स्वस्थ हो, उसके शरीर पर कोई भी खरोंच नहीं हो, कोई भी घाव नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल वह स्वस्थ हो। फिर उसकी बलि वहाँ पर रोक दी जाती है और उसे वहाँ से मुक्त कर दिया जाता है कि जब ये मेरे किसी काम का है ही नहीं तो इसे कैद करके क्या करना है। इसे माता ने स्वीकार नहीं किया, अर्थात हम लोग भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते, और उसे वहाँ से छोड़ देता है। अब राजा
के मनोभाव में क्या क्या भाव उत्पन्न लिए होंगे मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर उसकी स्थिति कैसी रही होगी, हम सब लोग अपनी अपनी परिकल्पना के आधार पर इसे महसूस कर सकते हैं, इसे अनुभव कर सकते हैं। वह वहाँ से भागा 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 पैदल पैदल दौड़ता हुआ कैसे 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 करके अपने राजमहल की ओर वापस आता है। रास्ते में उसे सैनिक भी मिल जाते हैं, सैनिकों के सहारे वो अपने राजमहल में आता है और दौड़ता दौड़ता कैद खाने में जाता है और शरणागत साष्टांग गिर जाता है किसके चरण में, अपने उस मित्र जो उसका महामंत्री भी था कि चरण में कि भाई मुझे क्षमा करना, मैं कल तुम्हारी बात समझ नहीं सका, तुमने तो इतनी बड़ी बात कह दी थी जो उस समय मेरे इस मंद बुद्धि में आई ही नहीं, आज जाकर यह बात मेरी समझ में आई। लेकिन एक बात मेरी समझ में यह नहीं आ रही है कि तुमने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पाँव में जब मेरे चोट लगे तो वहाँ पर पाँव में मेरा जख्म था इसलिए मुझे छोड़ दिया गया। वास्तव में तुम्हारी ये बात सिद्ध हुई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वह जख्म मेरे पाँव में नहीं होता तो वहाँ पर मेरी बलि दी जाती। लेकिन तुम याद करो, जब मैंने तुम्हें कैद खाने में सजाए मौत की सज़ा सुनाई, कैद खाने में तुम्हें डालने का आदेश दिया, तो भी तुमने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका क्या रहस्य? मंत्री ने कहा कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे स्थिति और परिस्थिति समय काल जैसा भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पाँव में जख्म था इसलिए आपकी जान नहीं गई, आपकी बलि नहीं दी गई। मैं आपका महामंत्री रहा हूँ और मैं आपका मित्र भी हूँ, आपका शुभचिंतक भी हूँ, और आप हम पर इतना भरोसा करते, इतना विश्वास करते कि सदैव आप मुझे अपने साथ ही रखते हैं। जब भी आप शिकार को गए हैं तब आप मुझे भी अपने साथ ले गए हैं। लेकिन अगर मैं कैद खाने में नहीं होता तो इस बार भी मैं आपके साथ ही शिकार पर जाता, लेकिन मैं कैद खाने में बंद हो गया आपके आदेशानुसार, और मैंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं कैद खाने में बंद नहीं होता, आपके साथ शिकार पे जाता और आपके पाँव में जख्म था, आपकी बलि स्वीकार नहीं की जा गई वहाँ पर, तो मैं तो बिल्कुल ठीक ही था, आपके बदले मेरी बलि दे दी जाती। इसलिए मैंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रेम से बोल दे गुरुदेव भगवान की जय। तो मेरे पाँव में अगर वह कील ना चुभी हुई होती तो 1 से 2 सेकंड के अंदर मैं खिड़की के पास होता और चली हुई गोलियों में से कोई एक न एक मेरा शिकार शायद कर ही लेता। ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। दरअसल यह घटना का आभास मुझे पिछले महीने नवंबर से ही हो रहा था। सत्य बात कहूँ अगर, तो मैं इसके लिए कई बार संकल्प भी कर चुका था कि बाबा जी ऐसा लग रहा है, मुझे शंका सी हो रही है, भय सा हो रहा है कि कहीं इस तरह की स्थिति न हो जाए और मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य पर कुछ इस तरह के जानलेवा हमले न हो जाए। इससे संबंधित जो भी चीज़ हो उसे हटाने की, काटने की, नष्ट करने की कृपा करेंगे। ऐसा संकल्प मैं कई बार कर चुका था और शायद मेरे उस आभास का कारण क्या था ये भी मुझे नहीं पता। संकल्प मैंने किया, अच्छा किया, गलत किया या सही किया, इसका निर्णय भी मैं आज तक नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे मस्तिष्क में यह बात चल रही थी, विचार चल रहे थे, इसके लिए यह घटना हुई या वह घटना होना तय था, इसका आभास बाबा जी मुझे पूर्व से दे रहे थे। दरबार के द्वारा मुझे बार बार मिल रहा था और मैंने इसके लिए कई बार इसके निवारण के लिए, इसके निराकरण के लिए संकल्प भी किया। चाहे जैसा भी हो, ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अनमोल अनुभव है। इसे मैं शुरू से ही आप सबों के बीच साझा करना चाह रहा था, लेकिन समय अभाव में मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। गहरी नींद रात भर मैं चैन से सोता रहा। हमारे प्रकाश भैया हैं, स्थिति प्रज्ञ की बात उन्होंने कहा था, स्थिति प्रज्ञा, अर्थात किसी बात का कुछ भाव ही नहीं आना, असर ही नहीं होना। अर्थात कह सकते हैं उसे एक मोटा मोटी भाषा में कि ना डिग्री की खुशी हो, ना डिसमिस का गम हो। यह भाव जहाँ जिस अवस्था में हमें ले जाता है, शायद उसी को ही स्थिति प्रज्ञ कहते हैं कि हम कर्तापन का भाव हमारा समाप्त हो जाता है। हम न कुछ लेने के मुद्रा में होते हैं, न कुछ देने की स्थिति में होते हैं। किसी बात का न कोई खुशी होती है, न कोई गम होता है। इस पर कभी एक लंबी विस्तार से चर्चा होगी। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहन कमल रमन, बाबा का एक छोटा सा शिष्य, आप सबों को प्रणाम करता हूँ। सदगुरु भगवान के श्री चरणों में, गुरु माता जी के श्री चरणों में, गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को
करौली सरकार दरबार के श्री चरणों में सादर समर्पित करना हो। आपका शुभ हो, मंगल हो। जय बाबा की। हरिहर।